Good evening and welcome to my channel. So today we are discussing something different, not as a question answer but as a single topic, because many students have asked about this compartment syndrome and fasciotomy. So आपको ये पता होना चाहिए बिफोर डिस्कसिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम की मसल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है लिम्स के अंदर, बॉडी के अंदर। तो अब पहले हम वही डिस्कस करेंगे जो अगर हम यहाँ देखें। सो सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिम्ब। ओके, सो दिस ब्लैक इज बोन and these are muscles, and this black lining outside is a fascia, and these structures are skin. This is subcutaneous fat. Here also fat will be there like this. So this is the actual structure, and this is the artery, and this is vein. Similarly, these small arteries which supply blood to the muscles. अब यह जो आर्टरी आ रही हैं यही ब्रांचेस देंगी, मसल्स को सप्लाई करेंगी, सबकुटेनियस टिश्यू को और स्किन को सप्लाई होगी। सो अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर क्या है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर किसी भी मसल कंपार्टमेंट के अंदर जब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो सिस्टमिक प्रेशर जो आपका है, जो आपका सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये आपकी मसल, ये वेसल्स कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसी को समझने के लिए एक मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, आप पहले इसको समझिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा एक बॉक्स है, दिस इज मेटेलिक बॉक्स, ठीक है। चारों तरफ से सील्ड है, हमने इसको यहाँ पे कंप्रेसर के साथ जोड़ दिया है, और ये अंदर एयर बैलून है। ओके, सिंपल एयर बैलून। अभी इसके अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो प्रेशर आपका बाहर है वही प्रेशर इसके अंदर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंप्रेसर को कनेक्ट करते हैं, धीरे धीरे हम इसके अंदर एयर पुश करते हैं। जैसे जैसे इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा, ये बैलून का साइज छोटा छोटा होता जाएगा, और अल्टीमेटली एक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये जो बैलून है कोलैप्स हो जाएगा। आपको पता ही है कि एयर को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा एयर, बैलून छोटा सा बैलून है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एयर नहीं है कि वो लिक्विड होके और लिक्विफाई होके उसके अंदर लिक्विड इकट्ठा, तो इट विल ऑलमोस्ट कोलैप्स। अब क्या है, यही वाला पैटर्न जो अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें, दिस इज द बैलून साइज। ये ग्रीन आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये बैलून साइज है, और इधर ये प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे जैसे यहाँ इसके अंदर चैम्बर के अंदर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, आप ये देख रहे हैं बैलून का साइज धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, और अल्टीमेटली ये कोलैप्स हो गया। जब ये बैलून कोलैप्स हो गया तो इसके अंदर की सारी जो एयर थी वो कंप्रेस हो गई। अब ऐसे के अंदर इस बैलून के अंदर जो एयर थी उसका मूवमेंट एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो सिमिलरली ये जो हमारे कंपार्टमेंट जो मसल्स के हैं, तो मसल्स का अरेंजमेंट क्या होता है कि ये सपोज ये हम एक लिम्ब का एग्जांपल लेते हैं, तो इस तरह से बाकी मसल्स भी हेड एंड नेक के अंदर, आपके एब्डोमिनल वॉल के अंदर, तो ये सारी एक फेशिया के अंदर एनक्लोज्ड होती हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है ये एक फेशिया, ये है एक कंपार्टमेंट, ये हो गया। दूसरा कंपार्टमेंट ये एक आपका ये हो गया, तीसरा कंपार्टमेंट ये हो गया, और चौथा कंपार्टमेंट ये, और पांचवा ये, 4 3 2 1। सो दिस इज द बिगेस्ट कंपार्टमेंट इन द लिम्ब। अब होता क्या है, यहाँ पर आपका किसी का भी जो पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में भी सिविलियन ट्रॉमा हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, और पेशेंट में भी compressed under some heavy object,
और मे बी हिट बाय सम ब्लंट ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, जैसे ये ट्रॉमा होगा तो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन होएगा, ये अंदर जो मसल्स हैं ये डैमेज हो जाएंगे। जब ये मसल्स डैमेज हो जाएंगे, कभी भी आपने देखा है कहीं भी चोट लगती है, खासकर हेड एंड फेस में जहाँ वैस्कुलर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फेस यहाँ से सूज जाएगा, नाक सूज जाएगी, आँख के ऊपर यहाँ चोट लगेगी, पूरा आई बॉल को सारी क्या कहते हैं आपकी आई के साथ आई के आसपास का टिश्यू जो लूज लैक्स होता है उसके अंदर एडिमा डेवलप हो जाएगा, वो सूज जाएगा। माथे पे चोट लगी तो एकदम ऐसे गुब्बारे की तरह माथा फूल जाता है। तो एडिमा जो होता है बिकॉज ऑफ डैमेज कैपिलरीज एंड इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज जो होती हैं, तो वो जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू एडिमा। अब सेम कंडीशन जो अगर यहाँ पर अभी ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर वीनस ड्रेनेज हो रही है, आर्टीरियल ब्लड आ रहा है, मसल्स को सप्लाई कर रहा है। जब ट्रॉमा लगने के बाद धीरे धीरे प्रेशर इसके अंदर कंपार्टमेंट के अंदर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये जो सॉरी आर्टरी आपकी ये है, ये धीरे धीरे ये कोलैप्स हो जाएगी और ये सब बंद हो जाएंगे, बिकॉज प्रेशर हैज नाउ रीच्ड वेरी हाई इनसाइड इट। अब प्रेशर इतना क्यों बढ़ गया भाई, ये जो फेशिया है ये ऑलमोस्ट नॉन इलास्टिक होता है, बहुत थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी रहती है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच होने के बाद उसके बाद ये स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। उसके बाद स्किन भी है, स्किन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। तो जब इन दोनों की स्ट्रेचिंग लिमिट जो क्रॉस हो जाती है, उसके बाद भी जब प्रेशर बढ़ता रहता है, तो ये प्रेशर अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसमिट होएगा, ये बैलून में ट्रांसमिट हो रहा था, यहाँ जो वेसल्स हैं आर्टरीज एंड वेन्स, ये प्रेशर वहाँ ट्रांसमिट होएगा। और अल्टीमेटली जब प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आर्टीरियल प्रेशर के बराबर या उससे ज़्यादा हो गया, तो ये आर्टरी और वेन्स दोनों कोलैप्स हो जाएंगे। वेन्स तो पहले कोलैप्स हो जाएंगे आर्टीरियल कोलैप्स होने से पहले। तो वीनस ड्रेनेज जब एक सर्टेन लेवल प्रेशर बढ़ने के बाद जब वीनस ड्रेनेज ही खत्म हो जाएगा लिम्फ का, तो प्रेशर और जल्दी से बढ़ने लगेगा। अब क्या हुआ, इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, वीनस ड्रेनेज नहीं हो रहा, आर्टीरियल सप्लाई नहीं आ रही मसल्स को, तो धीरे धीरे मसल नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो यही जो आपका जो सिम्टम जो डेवलप होंगे, सिवियर स्वेलिंग इन द लिम्ब, पेन, नम्बनेस, तो ये सारी चीज़ें लिम्ब के अंदर डेवलप हो जाएंगी, जो अगर आप क्लिनिकली देखेंगे तो टच करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज सप्लाई तो आ ही नहीं रही, ब्लड की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, वो तो आ ही नहीं रही, तो लिम्ब जो होगा कोल्ड होगा। आप पल्स फील करेंगे तो पल्सलेस होगा लिम्ब। तो ये सारे जो सिम्टम इस तरह के हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगा, 1 सिवियर स्वेलिंग, पेन, टेंस लिम्ब एंड डिक्रीज्ड टेम्परेचर, कोल्ड एंड नम्ब लिम्ब, और उसके बाद क्या होगा, पल्सलेस। तो ये सारे सिम्टम आपको शो करेंगे कि ये जो है पेशेंट इज गोइंग इनटू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब ऐसे में क्या है, इफ अगर हम 4 से 6 घंटे के अंदर ये जो प्रेशर है रिलीज नहीं करते, वैस्कुलैरिटी और ब्लड फ्लो रेस्टोर नहीं करते लिम्ब का, तो क्या होगा, ये मसल नेक्रोसिस हो जाएगा। उसके बाद जब हम रेस्टोर कर भी देते हैं सप्लाई, तो उसका कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा, मसल ऑलरेडी डेड हो चुकी है। तो ऐसे में पेशेंट की जान बचाने के लिए हमारे को कई बार एम्पुटेशन तक करना पड़ सकता है। तो यही एम्पुटेशन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब इसका क्या है, इसी के अंदर हम यहाँ हमने इतना प्रेशर इसके अंदर बढ़ा दिया, ऑल ऑफ ए सडन हम क्या करते हैं, यहाँ से कंप्रेसर को यहाँ से हटा देते हैं और ये यहाँ से जो इसके अंदर हाई प्रेशर था वो रिलीज़ कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, ये बैलून दोबारा से इन्फ्लेट हो जाएगा, क्योंकि बैलून का प्रेशर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए बैलून इन्फ्लेटेड है। जब ये बैलून इन्फ्लेट हो गया, सिमिलरली इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे फेशियोटमी। जो आप लोगों ने पूछा कि इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हम करेंगे फेशियोटमी। फेशियोटमी में हम क्या करेंगे, लेटरल और मीडियल साइड ऑफ द जो अगर लोअर लिम्ब है, थाई है या बिलो आपका नी है, तो या पूरी लिम्ब है, तो हम क्या करेंगे, मीडियल और लेटरल साइड पे एक हमने इंसिजन यहाँ लगाया
और एक इंसिजन हमने यहाँ लगाया, दिस लाइक दिस। तो इसमें से क्या होगा, जैसे ये फेशिया कटेगा तो इसमें क्या है, आपको दिखेगा कि ये मसल फाइबर्स जो हैं बाहर आ जाएंगे ऐसे, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये सब, जैसे ही ये फेशियोटमी होगी प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ये जो वेसल अभी कोलैप्स हो गई थी तो ये प्रेशर रिलीज होते ही ये ओपन हो जाएंगी और वैस्कुलर सप्लाई लिम्ब की रेस्टोर हो जाएगी। तो दोबारा से वैस्कुलरिटी लिम्ब में आ गई, मसल्स भी बच गई। तो इसीलिए जब ये अब धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका फ्लो इंक्रीज होगा, यहाँ पे वीनस ड्रेनेज भी होने लगेगा, तो कुछ टाइम के बाद within 15-20 days, may take a month, these muscle fibers they start shrinking। जितनी इडिमेटस सूज गई थी, फूल गई थी, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इसको स्किन को क्लोज कर देते हैं। इधर भी यहाँ पे हम स्किन क्लोज कर देंगे। तो दिस इज द फेशियोटमी एंड द बेनिफिट ऑफ द फेशियोटमी। यहाँ देख रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा आर्टरीज और वेन्स कोलैप्स हो जाएंगी, लीडिंग ऑन टू ज़ीरो ब्लड सप्लाई टू द लिम्स। अब ये इस तरह का जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्यों है, ट्रॉमा तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी तरह का भी ट्रॉमा। तो अब इस तरह जो अगर ऐसी कंडीशन के अंदर यही जो ट्रॉमा आपका है, कोई शार्प इंजरी लगती यहाँ से, तो शार्प इंजरी के अंदर ज़्यादातर इस तरह के कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं होते अनटिल अनलेस की हेमाटोमा बन जाए और ये सारा यहाँ से क्लोज हो जाए। तो उसके अंदर क्या है, मसल्स का जो प्रेशर है, एडिमा होगा तो मसल्स यहाँ से पाउट कर जाएंगे, बाहर निकल आएंगी। इधर से भी कई बार उनका डैमेज होने का चांसेस क्या रहता है पेनिट्रेटिंग इंजरीज के अंदर, ये यहाँ से आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसे गया, इसने ये जो मेन वेसल थी इसको डैमेज कर दिया, वेन को डैमेज कर दिया। तो वो भी हमारे को पता करना होता है, कुछ ऐसा डैमेज तो नहीं हो गया न्यूरोवैस्कुलर बंडल कि जिससे लिम्ब की सेंसरी सप्लाई, मोटर सप्लाई या वैस्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो गई। खासकर इन ये जो आपकी क्या बोलते हैं ओपन इंजरीज़ हैं, शार्प कट इंजरीज़ हैं, बोनी फ्रैक्चर्स की वजह से बोनी ये अगर ये बोन यहाँ से टूट जाए और बाहर निकल आए तो ये मसल को पियर्स करते हुए बाहर निकल आएगी। तो ऐसी इंजरीज़ के अंदर खासकर न्यूरोवैस्कुलर बंडल जो रहता है उसको हमारे को ध्यान में रखना होता है कि कहीं वो इंजरी नहीं होगी। तो वो भी हमारे को वही है कि अगर पेशेंट को टच सेंसेशन फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, पल्स ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, पेशेंट इज़ एबल टू मूव द पार्ट, सपोज पैर है तो वो मूव कर पा रहा है फ्रैक्चर के नीचे। तो जो अगर ये सारी चीज़ें हैं पेशेंट के अंदर तो इसका मतलब कि न्यूरोवैस्कुलर बंडल बच गया है। हमारे को सिर्फ बोन रिपेयर करनी है, उसके लिए हमारे को इंट्रामेडुलरी नेल या एक्सटर्नल और इंटरनल फिक्सेटर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर कैसा है, तो उसके डिपेंड करता है कि हम उसको ट्रीट करके रिपेयर करके प्लास्टर लगा देते हैं या फिर हम इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं, जिसमें खासकर प्लास्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती या ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये हो गया कि ब्लंट इंजरी, ट्रॉमा, क्रश इंजरी, ये सब आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम कर सकते हैं। ये तो मैंने एक लिम्ब का एग्जांपल दिया। दूसरा क्या होता है, कई बार बर्न्स के अंदर जब सर्कमफ्रेंशियल आपका बर्न हो जाता है तो उसके अंदर भी क्या है, हालांकि ट्रॉमा नहीं हुआ लेकिन जब बर्न इतनी हीट होती है, ये पूरी जो स्किन है इसकी इलास्टिसिटी एकदम ख़त्म हो गई, तो ये एक लेदर की तरह बन जाती है। ये मसल्स को और कंस्ट्रिक्ट करती है, कुछ दिन बाद ये कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, श्रिंक होने लगती है। डेड स्किन हो गई ना, तो श्रिंक होएगी तो ये कंप्रेस करेगी, कंप्रेशन से क्या होगा और हीट से कुछ मसल डैमेज भी हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये अंदर की ब्लड सप्लाई ये कंप्रोमाइज़ होगी। तो उसके अंदर भी हमारे को यहाँ पे मल्टीपल इंसिजन दे के हम ये कंपार्टमेंट रिलीज़ कर देते हैं। अब आ गई आपका चेस्ट। कई बार चेस्ट में होता है कि पेशेंट जल गया, पूरा सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स हैं, तो उसमें सर्कमफ्रेंशियल बर्न में डीप बर्न्स हैं, तो उसमें भी स्किन जो है लेदर लाइक हो जाती है, इलास्टिसिटी उसमें नहीं बचती। पेशेंट कॉन्शियसली सांस लेने के लिए एक्सपेंड भी करना चाहेगा चेस्ट को तो वो नहीं कर पाता। तो सपोज ये आपका चेस्ट है, तो इसमें क्या करते हैं हम मल्टीपल, हम इसको जो अगर हम लॉन्जिट्यूडनल ऐसे ले लें, सर्कमफ्रेंशियल हम देखेंगे तो हम इसमें लॉन्जिट्यूडनल मल्टीपल लॉन्जिट्यूडनल स्लिट्स लगा देते हैं, सो दैट दिस इज नॉट एज ए कंटिन्यूस रिंग
अराउंड द चेस्ट और द एब्डोमिनल वॉल। तो जब ये पूरा जो लेदर लाइक जो स्ट्रैप बन गया अराउंड द चेस्ट और द एब्डोमिनल वॉल, हमने उसको मल्टीपल जगह से स्लिट कर दिया टिल द सबकुटेनियस फैट। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि मसल इंजरी इतनी नहीं होती बर्न्स के अंदर, ये जो स्किन का जो आगे आपका जो रैपिंग रिंग बन जाता है वही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है आपकी रेस्पिरेशन को और मसल कंस्ट्रिक्ट करता है लिम्स के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे में हमने यहाँ पे चेस्ट में ये स्प्लिट कर दिया मसल स्किन टिल द सबकुटेनियस फैट। जो अगर आपको लगता है कि किसी मसल कंपार्टमेंट में आपको इस तरह से लग रहा है कि ज़्यादा टेंस है, तो यू कैन गिव ए सिंपल इंसिजन ओवर द फेशिया सो दैट द टेंशन इनसाइड द मसल कंपार्टमेंट इज रिलीज्ड। तो इस तरह से आपको अब समझ में आ गया। अब दूसरा होता है क्रॉनिक कंडीशंस। सपोज ऑलरेडी आपकी मसल इंजरी है या आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपने एकदम से मैराथन भाग ली पूरी, तो उसमें क्या है, और आप मैराथन भाग के आए, आपने मैराथन भाग ली, आपकी मसल पेन हो रही हैं, अगले दिन आपने फिर एक्सरसाइज कर ली, तो धीरे धीरे इसके अंदर ऐसी कंडीशन में क्या है, ये जो एडिमा एकदम डेवलप होता है इन कंडीशंस के अंदर, क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर, तो मसल एडिमा जो होता है वो धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज होता है। ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो अल्टीमेटली एट वन पॉइंट देयर इज टोटल कंप्रोमाइज, जो है ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। इसलिए जब भी आपको कभी ज़्यादा थकान हो रही है या आपने एक एक्सरसाइज करी, मसल्स आपकी पेन कर रही हैं, तो नेक्स्ट डे आपने फिर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, ज़्यादा भाग लिए कैपेसिटी से ज़्यादा, तो ऐसे के अंदर धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ने लगता है, मसल एडिमा होने लगता है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम, और ये जो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से जो धीरे धीरे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ये आपकी आर्टरीज और वेन्स कोलैप्स कर जाएंगी, और ये जो ब्लड सप्लाई आपकी लिम्स को जा रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। एब्डोमिनल और चेस्ट वॉल के अंदर रेस्पिरेशन रेस्ट्रिक्ट होएगी, और एब्डोमिनल वॉल के अंदर भी आपका रेस्पिरेशन रेस्ट्रिक्ट होएगी, कंप्रेस करेगा तो एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, तो वो भी आपकी रेस्पिरेशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगता है कि आपको और लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।